आगे विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है और यहाँ चर्चा सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों की 7वें अधिकार के अंतर्गत चल रही थी। मिथ्या दृष्टि जीवों को 4 भागों में पंडित जी साहब ने बांटा। 3 प्रकार के जो मिथ्या दृष्टि हैं वे तो विशेष रूप से ग्रहित मिथ्यात्वी हैं, सूक्ष्म ग्रहित मिथ्यात्वी हैं, और चौथे प्रकार के जो मिथ्यात्वी हैं ये सम्यक्त्व सन्मुख जीव हैं, माने अल्पकाल में सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाले हैं। जो जीव अल्पकाल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाले होते हैं वे जीव स्टेप बाय स्टेप 5 लब्धियों पूर्वक सम्यक्त्व की प्राप्ति करते हैं। माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्व 5 लब्धियां होती है। वे 5 लब्धियां सम्यक्त्व होते समय मार्ग में स्वयमेव होती है। उन लब्धियों के लिए करना कुछ नहीं पड़ता। हमें ऐसा लगे कि अब हमारी ये लब्धि हो गई, आज शिवोपशम हो गई थी, कल विशुद्धि है, आज विशुद्धि तक तो हो गई, अब आज शाम तक कोशिश करूंगा कि देशना भी हो जाए है, फिर कोशिश करूंगा कि प्रायोग्य हो जाए, और फिर बस अब मैं करण लब्धि में आ गया हूँ और अब तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, सोच करके नहीं होती है। ये जो लब्धियां हैं ये स्वयं होती है, बिना पूछे होती है, अंदर में होती है। हमारा काम तो बुद्धिपूर्वक तत्व विचार तत्व निर्णय में उपयोग को लगाना है, और काम तो सब होता रहता है अपने आप। लेकिन अपने आप जो होता है उसे केवल ज्ञानी भगवान ने अपने ज्ञान में जिस सूक्ष्मता से देखा है और आगम ग्रंथों में जिस बारीकी से उन बातों का प्रतिपादन किया है उसे यहाँ बताया जा रहा है। माने जो यहाँ शयोपशम आदि की चर्चाएं की जा रही है, ये चर्चाएं बहुत सूक्ष्मता से की जा रही है। शयोपशम की परिभाषा कल हमने आपके बीच में यहाँ पढ़ी थी। आज उसी परिभाषा को लेते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। परिभाषा तो शयोपशम की कही है, लेकिन शयोपशम लब्धि अलग चीज है। शयोपशम अलग है, शयोपशम लब्धि अलग है। आपको ध्यान होगा शायद 2-4 दिन पहले ही हमने जब ये प्रकरण शुरू किया था, शायद 2-3 दिन हो गए, 3 दिन, तीसरा दिन है आज शायद, तो शायद हो सकता है उसके पहले हमने शयोपशम और क्षयोपशम लब्धि के अंतर बतलाए थे आपको। क्षयोपशम तो सर्व छद्मस्तों को है। छद्मस्त माने पहले से 12वें गुणस्थान तक, पहले से 12वें गुणस्थान तक वाले सभी जीव छद्मस्त कहलाते हैं। उन छद्मस्त जीवों के सबके क्षयोपशम होता है, ज्ञानावर्णी का, दर्शनावर्णी का, अंतराय का। इन 3 ही कर्मों में क्षयोपशम होता है। अघातीय कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता है, और घातीय कर्मों में भी क्षयोपशम देशघाती प्रकृतियों में होता है। सर्वघाती में क्षयोपशम नहीं होता। प्रकृतियां ही जो सर्वघाती हैं उनमें क्षयोपशम नहीं होता। ठीक है, तो अभी एक समस्या है यहाँ कि यदि उनमें क्षयोपशम नहीं होता तो ये क्षयोपशम जो लब्धि है, ये क्षयोपशम लब्धि कहाँ होगी?
तो बोले उनमें तो हो नहीं सकती जिनमें अघातीय कर्म है। घातीय कर्म की सर्वघाती प्रकृतियों में नहीं हो सकती, तो देशघाती में होगी। तो देशघाती कर्म प्रकृतियों में सब में क्षयोपशम बनता है कि क्षयोपशम तब बनता है, ध्यान दीजिएगा, जब देशघाती स्पर्धकों का उदय आता है। क्या क्या कहा? माने देशघाती प्रकृतियों में भी, ध्यान दीजिएगा, अलग बात कह रहा हूं, देशघाती कर्म प्रकृतियों में क्षयोपशम होता है। एक तो ये बात हो गई, माने हम स्टेप बाय स्टेप क्षयोपशम कहाँ होता है वहां तक पहुंच रहे हैं। अपन क्षयोपशम की बात कर रहे हैं, क्षयोपशम लब्धि की नहीं, फिर अंतर लब्धि के हिसाब से भी कर लेंगे। लेकिन क्षयोपशम लब्धि होती है तो क्षयोपशम तो होता ही है, बिना क्षयोपशम के क्षयोपशम लब्धि तो नहीं होगी। क्षयोपशम भी विशिष्ट जाति का होगा, क्षयोपशम भी इतना होगा जिस क्षयोपशम में तत्व विचार कर सके। माने तत्व विचार वाला क्षयोपशम नहीं हो तो फिर वो क्षयोपशम लब्धि के लिए भी वो नहीं है, एलिजिबल नहीं है, पात्र नहीं है, क्षयोपशम लब्धि वहाँ होने की संभावना ही नहीं है। जैसे हम ये कह सकते हैं एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय, असेनी पंचेंद्रिय, इन जीवों के तो क्षयोपशम ही नहीं है तत्व विचार जितना, इसलिए क्षयोपशम लब्धि होने की संभावना ही नहीं है। संभावना नहीं है, इसको और थोड़े से कठोर शब्दों में कहूं तो कह सकता हूं असंभव है। क्या भाई, क्योंकि उसी वाक्य तो वाक्य है, बोलने के अंदर लाइट हो जाती है। क्या माने क्षयोपशम लब्धि क्या होने की संभावना ही नहीं है, असंभव है असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों में। अब सैनी पंचेंद्रिय जीवों के ही तत्व विचार करने योग्य क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक सब जीवों के होता है, क्षयोपशम सर्व छद्मस्तों के होता है। लेकिन जो क्षयोपशम लब्धि है ये नियम से पहले गुणस्थान में ही होगी, क्योंकि आगे क्षयोपशम लब्धि की जरूरत ही नहीं है, होती ही नहीं है। क्या काम है क्षयोपशम लब्धि का? मिथ्या दृष्टि को होगी। प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्ति के सन्मुख जीवों को होगी। क्या क्या कहा? प्रथमोपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व वालों को ये क्षयोपशम लब्धि नहीं होगी। फिर क्षयोपशम लब्धि और क्षयोपशम लब्धि पहले में हो गई, क्षयोपशम ज्ञान पहले से 12वें तक हो गया। एक शब्द मिलता है क्षयोपशम सम्यक दर्शन। क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी तो शब्द है। यदि क्षयोपशम सामान्य जो क्षयोपशम है वो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय से संबंधित है, इन 3 कर्मों में क्षयोपशम होता है, तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन वो मोहनीय कर्म प्रकृति में होता है। क्या तो क्षयोपशम हुआ 3 कर्मों में, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, इन 3 कर्मों में क्षयोपशम। और जो मोहनीय का क्षयोपशम हुआ वो हो गया क्षयोपशम सम्यक दर्शन। क्या ख्याल में आई बात? वो मोहनीय कर्म प्रकृति में। तो अभी यहाँ अच्छा एक और क्षयोपशमिक चारित्र, क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है 4थे से 7वें गुणस्थान तक, क्षयोपशम सम्यक दर्शन। अब क्षयोपशमिक चारित्र होता है 6ठे 7वें गुणस्थान में। अब 4 शब्द कह दिए मैंने, यहां वापस सुन लो। अब 4 शब्द कह दिए जैन साहब, क्षयोपशम ज्ञान, क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम चारित्र। क्या अब बोल कहने को तो क्षयोपशम है, क्षयोपशम है, क्षयोपशम है, लेकिन क्षयोपशम 4 हो गए, और भी हो सकते हैं आगे में तलाशेंगे तो एक हो गया क्षयोपशम ज्ञान, गुणस्थानों के आधार पर अंतर कर लो। क्षयोपशम ज्ञान पहले से 12वें तक, फिर क्षयोपशम सम्यक्त्व 4थे से 7वें तक,
क्षयोपशमिक चारित्र छठे सातवें में, और क्या रह गया? क्षयोपशम लब्धि। ये क्या है? बोले ये नियम से पहले गुणस्थान में। ठीक है, तो अभी जो क्षयोपशम सामान्य है वो 3 कर्म प्रकृतियों में हुआ, और क्षयोपशम लब्धि होने पर सर्व अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंतवा भागहीन होता है, तब क्षयोपशम लब्धि होती है। सारी पाप प्रकृतियों में, घातीय कर्मों की भी और अघातीय की भी पाप प्रकृतियां, सबका अनुभाग और फल देने की शक्ति जब अनंतवा भागहीन हो जाती है तब क्षयोपशम लब्धि होती है। यहां पंडित जी साहब ने क्षयोपशम लब्धि की चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं क्षयोपशम लब्धि की चर्चा तो करूंगा, लेकिन ये सामने वाले क्षयोपशम ही नहीं समझ रहे हैं अभी क्या होता है। तो इसलिए उन्होंने मानो भावात्मक क्षयोपशम लब्धि की चर्चा एक लाइन में कर दी। कौन सी? जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, ऐसा कर्मों का क्षयोपशम। ये तो भावनात्मक बात हो गई, ये तो तात्विक दृष्टि से बात हो गई। ज्ञानावरणादि कर्मों का इतना क्षयोपशम जिसमें तत्व विचार हो सके। अब बात खत्म हो गई, मतलब इससे ज्यादा क्या समझना है किसी भी आत्मार्थी व्यक्ति को? भाई क्षयोपशम लब्धि के लिए और ज्यादा क्या समझना है हमारे को? मोटी मोटी बात हमारे समझ में आ गई, तत्व विचार हो सकता है, बस काम हो गया, और क्या करना है। लेकिन फिर कहा कि भाई ये इतना क्षयोपशम जो कह रहे हैं, अब इतना क्षयोपशम तो क्षयोपशम नहीं समझते हैं लोग क्या होता है। तो टोडरमल जी को लगा कि क्षयोपशम की परिभाषा बतला दो यहाँ, तो क्षयोपशम की परिभाषा बतलाई। कल हमने ये क्षयोपशम की परिभाषा आपके बीच में पढ़ी हुई थी। ये क्षयोपशम की क्या परिभाषा है, मैं इस परिभाषा को वापस पढ़ता हूँ, थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपके बीच में, फिर विशुद्धि की तरफ बढ़ेंगे अपन। लगभग शब्दों से परिचय तो हो गया आप सभी को। अर्थात सेकंड लाइन है, अर्थात कह करके लिख रहे हैं नीचे, उदय काल को प्राप्त। क्या कहा? उदय काल को प्राप्त। इसका मतलब क्या हुआ? उदय आ गया, उदय आ रहा है, उदय काल को प्राप्त माने उदय में आने वाले। उदय काल को प्राप्त क्या है? जिनका उदय, उदय माने क्या है? फल, माने जो कर्म परमाणु फल देने वाले हैं, जिनका फल मिलने वाला है, वो है उदय काल को प्राप्त। तो बोले उदय काल को प्राप्त कौन से कर्मों की बात कर रहे हो? बोले सर्वघाती की बात कर रहे हैं। सर्वघाती स्पर्धकों के, अभी ये जो सर्वघाती स्पर्धकों के ये जो बात कर रहे हैं, ये निषेकों के उदय का अभाव, ये सर्वघाती स्पर्धकों के जो कर्म पुंज थे या सर्वघातीपन की जो उनमें शक्ति थी, पूरी तरह से घात करने की जो शक्ति थी, क्या उनके उदय का अभाव, सुक्षय। अभी सर्वघाती का उदय नहीं चल रहा है क्या? जिन कर्म प्रकृतियों की, क्योंकि जो क्षयोपशम होता है ना, एक बात समझ लीजिए, इस क्षयोपशम की चर्चा में सर्वघाती कर्म प्रकृतियों की तो बात ही नहीं है, उनको तो एक तरफ रख दो। किन किन की बात नहीं है? पहले अघातीय को एक तरफ रख दिया, फिर उसके बाद में सर्वघाती कर्म प्रकृतियों को एक तरफ रख दिया। क्या अब चर्चा सिर्फ हमारे को क्षयोपशम के संदर्भ में करनी है देशघाती कर्म प्रकृतियों की। और इसमें भी यदि मैं बहुत संक्षेप में, बहुत सरल बात यदि आपको कहूं, एक वाक्य के लिए, लाइफ टाइम याद रखने के लिए, लाइफ में एक ही बात याद रखो क्षयोपशम के बारे में, बोले देशघाती स्पर्धकों का जहां उदय होता है वहां क्षयोपशम होता है। बस समझ लो क्या कह दिया? देशघाती स्पर्धकों का उदय, देशघाती कर्म प्रकृतियों में देशघाती नाम की योग्यता का जब उदय होता है तब ही क्षयोपशम होता है। और एक और लाइन आप साथ में याद रख लेवें तो आपका काम ही हो जाएगा क्षयोपशम संबंधी पूरा।
देशघाती कर्म प्रकृतियों में भी सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। जैसे समझ लीजिए, जो जहर होता है, पावरफुल जहर, वो तो सबको मारता ही है, लेकिन जो हल्का जहर होता है, जो मारने में समर्थ नहीं होता, कभी कभी कमजोर सामर्थ्य वालों को वो हल्का जहर भी मार देता है। तो अभी अभी क्या कह दिया मैंने? वापस सुनो क्या कह दिया। एक तो है जो मारता ही है, वो तो हो गई सर्वघाती, वो तो जान से मार देगा, ठीक है। अब देशघाती जो जान से मारता नहीं है, अरे बस, लेकिन अधमरा कर देता है, घायल कर देता है, वो देशघाती। देशघाती क्या काम किया? आंशिक घात किया, थोड़ा बहुत घात किया, देशघाती है उसका नाम। पूरी तरह से मार नहीं पा रहा है, वो है देशघाती। लेकिन पूरी तरह से मार नहीं पा रहा है जो देशघाती है, वो कम पावर वाला है, लेकिन कोई कम पावर में ही मर जाए तो क्या? तो कहते हैं कम पावर होते हुए भी यदि सामने वाला मर गया तो मानो वो कम पावर ने सामने वाले के लिए सर्वघाती रूप से काम किया, सब घात कर दिया उसको, पूरे खत्म हो गया। तो इसका मतलब देशघाती कर्म प्रकृतियों में दो प्रकार की योग्यता हो गई। देशघाती कर्म प्रकृतियों में दो प्रकार की योग्यता हो गई। एक तो सर्वघाती रूप योग्यता और एक देशघाती रूप योग्यता। ख्याल में आ रही है बात? चांस की बात है ये तो ये कह रहे हैं उन देशघाती कर्म प्रकृतियों का उदय आते समय उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं आना चाहिए। भाई साहब, समझ में आ रही है बात? मुझे एक प्रसंग ध्यान आता है, पड़ा हुआ। एक बार एक जंगल में शेर था और उस शेर को रोजाना गधा ललकारता था कि आ मेरे से लड़ ले। और जंगल के जो और जानवर थे वो रोजाना बात सुनते रहते थे कि ये शेर है और ये शेर को ललकार रहा है, ये गधा, आ मेरे साथ में लड़के तो देख, कुश्ती करके देख। और शेर कभी लड़ता नहीं था, सुन करके चुप हो जाता था, चले जाता था। तो कई बार कई लोगों ने कही उससे, शेर से, यार तू क्या है, तेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, गधे में क्या दम है, ये रोज रोज तुझे ललकारता है, तू इसे हरा क्यों नहीं देता? तो शेर ने जो बात कही वो बात मुझे यहाँ थोड़ी सी टच होती हुई सी नजर आ रही है। उसने ये बात कही कि मैं लड़ तो सकता हूँ और हरा भी सकता हूँ, इसमें क्या दम है क्या? लेकिन यदि मैं इसको जीत गया इससे लड़ करके तो दुनिया क्या कहेगी, इसमें क्या हो गया, क्या दम था यार, ठीक है शेर गधे से जीत गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन यदि गलती से उसकी दो लात कहीं किसी ऐसी जगह पर पड़ जाए और मैं घायल हो जाऊं क्या, तो लोग क्या कहेंगे कि गधे से हार गया क्या? इसलिए समझदारी का काम ही यही है कि मैं तो ये जो देशघाती है ना, ये देशघाती गलती से कभी ऐसा वार कर देती है क्या जो सर्वघाती जैसी दिखती है। ख्याल में आ रही है बात? ये देशघाती कर्म प्रकृतियां जैसे समझ लीजिए आप, जो हमने कल दो बातें कही थी आपको, अवधि ज्ञानावरण और मने पर्याय ज्ञानावरण। क्या अवधि ज्ञानावरण और मने पर्याय ज्ञानावरण, ये दोनों देशघाती कर्म प्रकृतियां होते हुए भी मनुष्य तिर्यंच गति के 99.9% जीवों के ऊपर ऐसा घात करती है कि इनके अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है। क्या ख्याल में आ गई बात? ठीक है ना? तो दो वाक्य हो गए बहुत महत्वपूर्ण। कौन कौन से? पहला वाक्य, देशघाती स्पर्धकों में सर्वघाती नाम की योग्यता भी पाई जाती है। एक वाक्य तो ये हो गया, देशघाती कर्म प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक भी
पाए जाते हैं। याद रखने जैसी बात है। दूसरी बात, अब जब देशघाती स्पर्धकों, देशघाती कर्म प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं, तो बोले उनका उदय नहीं आए तो क्षय उपशम होगा। अब उनका उदय नहीं आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले करना कुछ नहीं पड़ेगा। कर्म सिद्धांत यह कह रहा है, क्या कर्म सिद्धांत यह कह रहा है कि ऑटोमेटिक सर्वघाती स्पर्धक जो उदय काल को प्राप्त होते हैं, देशघाती कर्म प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धक जो उदय काल को प्राप्त होते हैं, वे ऑटोमेटिक उदय में आते समय अनंतवां भागहीन होकर या देशघाती रूप से कन्वर्ट होकर फल देने के लिए आते हैं। इस वजह से वो पूरी तरह से घात करने में समर्थ नहीं हो पाते, और चूंकि पूरी तरह से घात करने की पावर वाला अनंतवें भाग पावर रूप से उदय में आया तो कह दिया जाता है कि वो तो नष्ट हो गया, कुछ नहीं किया। अरे ऐसा करंट लगना था, ऐसा करंट लगना था कि 6 फीट दूर जाकर के गिरे और पूरा झुलस जाए, लेकिन हल्का सा झटका लग करके रह गया तो हम कहेंगे अरे कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे? आया ही नहीं करंट, मिला ही नहीं हमारे को, तो फल ही नहीं मिला। ऐसा समझ लीजिए। दूसरे उदाहरण जैसे दिमाग में आती रहती बातें, माने समझ लीजिए आप, सजा हो गई किसी व्यक्ति को, उम्र कैद की सजा सुनाई जानी थी और नक्की हो गया था, और मजिस्ट्रेट साहब ने ये कह दिया कि बस पूरा सब नक्की हो गया है और अब इसकी घोषणा भी तो बज गई, 5 बज गए, बोले कल सुना देंगे इस बात को। और सब सोच रहे हैं कि अब तो उम्र कैद होना है, इसको उम्र कैद होना है, उम्र कैद होना है। और दूसरे दिन जब सजा सुनाई गई तो उस सजा में आया कि इसको 3 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया जाए। तो हम आपसे पूछते हैं, इतनी सजा है, बस इतना ही अपराध है इसका, तो हम आपसे पूछते हैं उस व्यक्ति को सजा मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली जैसी है। जिन लोगों ने इल्जाम लगाया था वो क्या कहेंगे? सजा ही नहीं दी इसको, सजा ही नहीं दी है, ये तो कहेंगे। जिस व्यक्ति को मिली है वो भी क्या कहेगा? सजा ही नहीं मिली, सजा ही नहीं मिली इसको, मेरे को तो सजा ही नहीं मिली, मेरी सजा ही छोड़ दी, बहुत अच्छा काम हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया। ऐसे ही कह रहे हैं जो सर्वघाती था वो सर्वघाती अनंतवां भाग फल मिला उसका, तो क्या कहेंगे? फल ही नहीं मिला। तो फल नहीं मिलेगा मतलब क्या हुआ? बोले नष्ट हो गया। तो इसको नष्ट होने को क्या कहते हैं? शब्द बदल के कहें तो बोले क्षय हो गया। इसको क्या कहते हैं? क्षय हो गया, इसका नाम क्षय है। ये क्षय की परिभाषा है। बोलो, ख्याल में आ गई बात? क्षय हो गया उसका। अच्छा, क्षयोपशम में 2 शब्द हैं, ये तो सब जानते हैं, क्षय और उपशम। क्षय और उपशम, तो क्षय किसका और उपशम किसका? तो बोले सर्वघाती का ही है, सर्वघाती का ही क्षय है और सर्वघाती स्पर्धकों का ही उपशम है, क्योंकि उदय तो देशघाती का आना है। क्षयोपशम में 3 चीजें होती है, ये समझ लेना, क्षय, उपशम और उदय। क्या? क्षय उपशम में 3 चीजें होती है, क्षय, उपशम और उदय। तो सर्वघाती का क्षय भी है, सर्वघाती का उपशम भी है और देशघाती का उदय भी है। ये 3 चीजें होगी। तो सर्वघाती का, देशघाती का उदय, ये तो समझ में आ गई। अब सर्वघाती का क्षय और उपशम, इसको किस तरह से परिभाषित किया है, कैसे बताया है? बोले इसका नाम तो है उदयाभावी क्षय। क्या शब्द मिलता है शास्त्रों में? उदयाभावी क्षय। उदयाभावी का मतलब उदय काल को प्राप्त थे, उदय आया, लेकिन उदय आते आते बदल गया लास्ट मोमेंट पर। जैसे समझ लीजिए आप, कोई गवाह बोलते बोलते बोले नक्की था ये बोलेगा, और लास्ट में बोलते बोलते एकदम बदल गया आखिरी में आकर के। 6 महीने से नक्की था कि ये व्यक्ति इस तरह का काम करेगा, ऐसा बोलेगा, अपने ही फेवर में बोलेगा, अपनी बात कहेगा।
सारी बातें सब कुछ नक्की है। और अंत समय में जब मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के बोल रहा है तो वो बात बदल करके बोल रहा है। तो ये उदय काल को प्राप्त, जब गवाही देने का काल आ गया उस काल को प्राप्त बदल करके गवाही दे रहा है, ऐसा। तो ये हो गया क्षय। और उपशम किसका नाम है? क्या उपशम किसका नाम है? तो बोले उपशम का मतलब ये कोई उपशम सम्यक्त्व वाली बात नहीं है। अभी ये उपशम कौन सा है? क्योंकि क्षयोपशम में उपशम शब्द की बात कर रहे हैं। ये है अभी उदय काल को जो नहीं आए हैं ऐसे सर्वघाती कर्म परमाणु, जिनका फल देने का समय नहीं आया है, वे कर्म परमाणु अचानक उछल करके यहाँ न आ जाएं और आकर के फल दे देवे। बीच में आ गया, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ये तो गवाह है, ये तो गवाही देगा, इसको तो हमने समझा दिया है, ये तो अपने फेवर में गवाही देगा। लेकिन वो जो व्यक्ति है ना, वो पता नहीं वो अपने पकड़ से निकल गया था क्या। बस ये ध्यान रखना है कि वो अचानक नहीं पहुंच जाए कोर्ट में। आप समझ रहे हैं बात? क्योंकि यदि वो अचानक पहुंच गया क्या तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या करना है? बोले इसको तो बदल दिया जो यहाँ आ गया, और वो जो आ नहीं पाया है उसको वहीं हमने क्या किया, बंदी बना करके गया। अपराधी लोग ऐसा ही करते हैं ना, उसको उपशम कर देते हैं उसका, वहीं बोले जहां है वहीं बांध करके छोड़ दिया उसको। अरे आ नहीं जाए, आ नहीं जाए। तो ये वो जहां था वहां का वहीं रहे और आ नहीं जाए, इसका नाम है उपशम। क्या ख्याल में आ रही है बात? मुझे भी पता नहीं होता क्या उदाहरण आने वाला है ना, क्योंकि ये तो सहज ही निकलती है कोई भी बात जो निकलती है। लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बात कहना क्या चाहते हैं। क्षय और उपशम का अर्थ क्या है? क्षय कह करके क्या कहना चाहते हैं, कैसा हुआ, और उपशम कह करके क्या कह। उपशम शब्द का अर्थ होता है दबना, बराबर। उपशम शब्द का अर्थ है दबना, दब गया। लेकिन दबने का मतलब क्या है? एक तो औपशमिक सम्यक दर्शन होने पर वो 7 कर्म प्रकृतियों में से के 5 कर्म प्रकृतियों में से दबने की स्थिति होगी। उसे तो आगे चल करके बताएंगे, अभी उस समय खोलेंगे उस प्रकरण को। लेकिन अभी वो बात नहीं, अभी तो ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। ये कोई सम्यक दर्शन के लिए हो रही हो ऐसा नहीं है। बिना सम्यक दर्शन प्राप्ति के जीवों के भी एक क्षयोपशम हो रहा है। माने ये जो क्षयोपशम की परिभाषा है, ये क्षयोपशम की परिभाषा निगोदिया जीवों के भी लागू हो रही है। प्रकाश भाई एकड़ साहब बोलो, ये जो क्षयोपशम की परिभाषा यहाँ बनाई है, ये परिभाषा वहां भी लागू हो रही है, निगोदिया के भी। क्योंकि निगोदिया जीवों के भी मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धक उदय काल को प्राप्त उनका उदयाभावी क्षय हो रहा है। और उसी निगोदिया जीव के मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण कर्म के भविष्य काल में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों के का उपशम है। और उन्हीं निगोदिया जीवों के मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय है। ख्याल में आ रही है बात? तो निगोदिया के भी ये क्षयोपशम है, चींटी मक्खी मच्छरों के भी इस तरह का क्षयोपशम है। लेकिन ये क्षयोपशम जितना भी था उनके, उसमें वे तत्व विचार करने की योग्यता नहीं थी, इसलिए क्षयोपशम लब्धि होने के चांस उनके नहीं है। ये लब्धि कब बनेगी? तत्व विचार हो सके इतना ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम। क्या? अच्छा, अब ये क्षयोपशम तो ज्ञानावरणादि कर्मों का सबके है, सब सैनी पंचेंद्रिय, मान लो मनुष्य गति के हम सब, तो सबके क्षयोपशम लब्धि है क्या? बोलो नहीं। क्योंकि तत्व विचार हो सके इतना ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम तो सभी के है ना। बाहर निकल करके देखो तो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, व्यस्त चौराहों पर, दुकान पर जो भीड़ लगी हुई दिखाई दे रही है आपको, सबके क्षयोपशम तो है ना इतना। तत्व विचार हो सके इतना क्षयोपशम तो है ना। लेकिन तत्व विचार ही नहीं करे तो क्षयोपशम की योग्यता होकर के भी क्षयोपशम लब्धि नहीं हुई। क्या ख्याल में आई बात?
माने योग्यता तो थी, योग्यता होते हुए भी क्षेयोपशम लब्धि नहीं हुई उनके, अब क्या करें क्या? तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये लिख रहा भविष्यकालीन सर्वघाती प्रकृति नहीं, सर्वघाती प्रकृति नहीं, देशघाती प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम, देशघाती कर्म प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम भविष्यकालीन, क्या वो क्षय उपशम है। देखिए ये परिभाषा हो गई है, यहाँ ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हमारा क्षयोपशम का काल चला जाए और हम क्षयोपशम की परिभाषा में ही अपने काल को गंवा दे दें। वापस पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे देख लेते हैं। गुजराती पुस्तकों में 268 नंबर पेज है, हिंदी पुस्तकों में 261, 261 नंबर पेज है। उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक किनके सर्वघाती सर्वघाती प्रकृति नहीं कह रहे हैं, सर्वघाती स्पर्धक, इसका मतलब देशघाती प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धक, उनके निषेक, निषेक माने क्या होते हैं, जो फल देने वाले ग्रुप है उसका नाम है निषेक। तो इन निषेकों के उदय का अभाव माने इन निषेकों का उदय नहीं आना, इन निषेकों का उदय बहुत कम होकर के आया, ये निषेक आकर के पतली गली से निकल गए, ये तो हो गया क्षय है, पहलवान जैसा कल बताया था। फिर तथा अनागत काल में, अनागत माने फ्यूचर में आने वाले, उदय में आने वाले, जो आज अपन ने नया उदाहरण बनाया, कौन सा, गवाह वाला, कि भविष्य में आज तो इसका नंबर है, ये आकर के फ्यूचर में कभी गवाही नहीं दे देवे, तो क्या करें, जहाँ है वहीं की वहीं उसको बांध दो, रोक दो उसको। तो अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना माने पड़े रहना, उसका नाम उपशम, ठीक है, ये क्षय और उपशम हो गया। प्लस ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित अवस्था, कर्मों की अवस्था, देशघाती कर्म प्रकृतियां, उनके देशघाती स्पर्धक, उनका उदय और उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम क्षयोपशम है। देखो एक एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ वो बात आ गई जो कल हमने बैंड बाजे वालों की बात कही थी आपसे, कि कितने स्पष्ट है यहाँ बात, कर्मों की अवस्था उसका नाम क्षयोपशम है, आत्मा की अवस्था क्षयोपशम नहीं है, ज्ञान की अवस्था क्षयोपशम नहीं है। वाक्य पढ़ो जरा, देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित, उदय सहित कर्मों की अवस्था, बोले क्षयोपशम किसे कहते हैं, कर्मों की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। क्षय किसमें हुआ, बोले कर्मों में। उपशम किसमें हुआ, कि कर्मों में। देशघाती स्पर्धकों का उदय किसमें आया, कि बोले कर्मों में। तो फिर क्षयोपशम किसमें बनेगा, बोले कर्म में। सीधी सी बात है ना, अगर आत्मा में क्षयोपशम, आत्मा में क्षयोपशम। लेकिन कर्म में जब इस तरह का क्षयोपशम होता है, तो कर्म के इस तरह का क्षयोपशम होने पर आत्मा में स्वतंत्र अपनी योग्यता से तत्व विचार करने की क्वालिटी डेवलप होती है। कर्म का काम कर्म में हो रहा है, ज्ञान का काम ज्ञान में हो रहा है। क्या कर्म से ज्ञान का लेना देना नहीं है और ज्ञान से कर्म का लेना देना नहीं है। और यदि सच में अभावों की भाषा में कहें तो दोनों में अत्यंत अभाव है। चार अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। प्राग भाव पहले पीछे के पर्यायों में, ठीक है ना, प्राग और प्रध्वंसा भाव पहले पीछे की पर्यायों में, अन्योन्या भाव वर्तमान पर्याय पुद्गलों में, और अत्यंता भाव दो द्रव्यों में। तो एक तो है जीव, जीव का ज्ञान दर्शन, ठीक है ना, जीव का, और दूसरा है कर्म, कर्म है जड़, कर्म है अचेतन, कर्म है पुद्गल, वो द्रव्य ही न्यारा है। तो एक तरफ जीव द्रव्य और दूसरी तरफ पुद्गल द्रव्य। क्या, एक तरफ जीव द्रव्य और दूसरी तरफ पुद्गल द्रव्य। तो दो द्रव्यों के बीच में
समंत भद्राचार्य कह रहे हैं अत्यंत अभाव है। बोले साहब अत्यंत अभाव है कि हाँ बिल्कुल अत्यंत अभाव है। तो फिर ये सब क्या हो रहा है, ये कर्मों का चक्कर क्या है? बोले कर्म प्रकृतियों में जब क्षयोपशम होता है तब जीव के ज्ञान की कैसी योग्यता होती है? क्या कर्म प्रकृति, हाँ 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 ठीक है, हाँ कारण में कार्य का उपचार कर, कारण निमित्त कारण है, ऐसा समझ लीजिए आप। माने स्थिति ऐसी है, ये दोनों काम अपनी योग्यता से हो। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या चीज है? बोले ये काम इधर अपनी योग्यता से हुआ, ये काम इधर अपनी योग्यता से हुआ, दोनों की काल प्रत्याशक्ति न्याय का शब्द है। काल प्रत्याशक्ति माने एक ही काल दोनों का। जैसे सूर्य अपनी योग्यता से उदित हुआ और कमल अपनी योग्यता से खिल गया, तो सूर्य के उदय के निमित्त से कर्म खिला, कमल खिला। क्या मैंने क्या कहा? कर्म कमल खिला, कर्म चल रहा है। सूर्य के उदय के निमित्त से ये कर्म खिला, दोनों का एक काल, तो उसके निमित्त से ये काम हो गया। ऐसे ही कर्मों के क्षयोपशम का इधर निमित्त बना। क्या कर्म का क्षयोपशम? तो बोले उस काल में क्या हुआ? बोले जैसे ही बैंड वालियों की आवाज आई तुरंत पकड़ में आ गया, इतना है, ये यहाँ इतनी दूर है, अब इतनी नजदीक आ गई है। ऐसे ही कर्म का क्षयोपशम इधर हुआ, तुरंत पकड़ में आ गया कि ये ज्ञान का इतना विकास हो गया। तो जैसे जैसे क्षयोपशम बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ज्ञान की योग्यता बढ़ती चली जाती है। ऐसा समझ लीजिए जैसे जैसे सूर्य का उदित होकर के जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे उसके प्रताप और प्रकाश में तेजी आती चली जाती है। प्रताप भी और प्रकाश भी दो चीजें। उष्णता भी बढ़ती चली जाती है और रोशनी भी बढ़ती चली जाती है, उसमें भी तेजी आती चली जाती है। तो इसी तरह से यहाँ भी हो रहा है, क्षयोपशम बढ़ रहा है। तो क्षयोपशम बढ़ रहा है का मतलब कर्मों में क्षयोपशम की जो स्थिति हो रही है तो ज्ञान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, समकालीन है दोनों में। और ये बात पंडित जी इतनी गहराई से जानते थे, हम तो क्या है पढ़ जाते हैं अनेक बार हमें समझ में नहीं आती है, ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, इसमें क्या कह रहे हैं, हम तो पढ़ करके आगे बढ़ गए। लेकिन थोड़ा सा रुको वहाँ उस लाइन पर, तो वो पंडित जी की गहराई ख्याल में आती है। ये कह रहे हैं ये कर्मों की अवस्था उसका नाम क्षयोपशम है, कर्मों की अवस्था का नाम क्षयोपशम है, और उसकी प्राप्ति सुक्षयोपशम लब्धि है। बोलो, ये क्षयोपशम लब्धि सदा काल नहीं होती, क्षयोपशम लब्धि हर समय नहीं है। क्षयोपशम लब्धि सैनी पंचेंद्रिय जीव को ही होती है, ये तो सही है। ये क्षयोपशम लब्धि जागृत दशा में ही होगी, ये क्षयोपशम लब्धि सोते हुए नहीं होगी, निद्रा के काल में नहीं होगी, बेहोशी के काल में नहीं होगी, कोमा में पड़े हुए नहीं होगी। समझ लीजिए आप, ये क्षयोपशम लब्धि जिसका संसार परिभ्रमण का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा बचा हो उसके भी नहीं होगी। क्या इसे होगी? ये तो सम्यक्त्व के सन्मुख जीवों की है ना क्षयोपशम लब्धि। तो क्षयोपशम लब्धि तो सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के हो रही है ना। सम्यक दर्शन प्राप्ति का मार्ग जहां से शुरू हो रहा है, अभी तो उसके मार्ग शुरू होने के चांस ही नहीं है। यद्यपि यह कथन भी जनागम का है कि अभव्य जीव को भी ये 4 लब्धियों तक हो जाती है। पंडित जी भी कहेंगे नीचे 2-3 पैराग्राफ नीचे देखो, लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, सो ये चारों लब्धियां भव्य अभव्य के होती है। कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे हैं भव्य अभव्य की होती है, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा एक आगम वाक्य यह भी है कि क्षयोपशम हुई उसी के होगा जो सम्यक दर्शन हो लेगा, एक होगी तो 5 होगी, ऐसे भी कथन है। तो जहां जैसा कथन हो वहां वैसा समझ लेना चाहिए। हाँ ऐसा भी कह सकते हैं। तो पूरी परिभाषा में समझता हूं सारे शब्द बराबर ख्याल में आ गए होंगे। तत्व विचार के लिए उद्यमवंत जीवों की बात है और हम सब उद्यमवंत हैं।
ये चर्चा अपन पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारी जो स्थिति जो थी, क्या कहेंगे, उद्देश्य हो गया था, लक्षण निर्देश हो गया था, परीक्षा हो गया था। ये 3 स्टेप से चलते हुए जब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो फिर यहाँ तत्व विचार करने पर भी प्रतीति नहीं हुई। तो तत्व विचार करने पर भी ये प्रक्रिया तो फिर उसी के आगे चल रही है ना ये। तो बोले तत्व विचार करने पे भी काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तत्व विचार के बाद में फिर वो लब्धियां पूरी होनी चाहिए, तब सम्यक दर्शन होगा। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो नियम से उपशम सम्यक्त्व ही होता है, जिसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। ये नियम है कि साहब क्यों इतना सम्यक दर्शन में उलझा रहे हो हमारे को, क्यों प्रथमोपशम सम्यक दर्शन समझा रहे हो, क्या जरूरत है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की? कि ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। ये पहली सीढ़ी है, ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन फर्स्ट स्टेप है मोक्ष मार्गी जीवों के लिए। जिन्हें मुक्ति की प्राप्ति करनी है, जिन्हें निर्वाण की प्राप्ति करनी है, जिन्हें सम्यक दर्शन लेना है, उनके लिए जरूरी है। तो कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए भाई साहब आपको? सम्यक दर्शन कौन सा वाला चाहिए? 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। एक होता है औपशमिक सम्यक दर्शन, एक होता है क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, एक होता है क्षायिक सम्यक दर्शन। मास्टर साहब कौन सा चाहिए आपको? कौन सा पसंद है तीनों में से? क्षायिक चाहिए अपने को, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या है? क्षायिक चाहिए भाई साहब अपने को, तो सीधी सी बात है, हमें तो क्षायिक चाहिए। अच्छा क्षायिक चाहिए, तो क्षायिक तो चाहिए, ठीक है। लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन केवली और श्रुत केवलियों के पाद मूल में होता है। अच्छा, केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होता है, तो यहाँ तो नहीं है। ये कोई बात नहीं पंडित जी, यहाँ नहीं है तो नहीं सही। जब लेंगे ना तो अपन तो अच्छी क्वालिटी वाला ही लेंगे, घटिया माल काहे को लेवे। और उपशम सम्यक दर्शन का कोई भरोसा भी नहीं, छूट जावे। शिवोपशम सम्यक दर्शन भी छूट जाता है, उसका भी कोई भरोसा नहीं। हम तो जब भी लेंगे तो टिकाऊ चीज लेंगे, परमानेंट चीज लेंगे। एक बार लेंगे तो अनंत काल के लिए, फिर दोबारा पलट करके देखने का काम नहीं। आज नहीं हो रहा है तो नहीं सही, हम तो जब वो वहां जाएंगे ना विदेश क्षेत्र में, मर के वहां चले जाएंगे, वहां ले लेंगे, अपने क्या फर्क पड़ रहा है? अभी अपने को जल्दी कौन सी है? लेकिन लेंगे तो वही लेंगे भाई साहब। जैसे कई बार दुकान पर खड़े होकर के आप सोचते हैं ना कि लूंगा तो यही लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हल्की तो लेना ही नहीं है मेरे को, तो सोचते हैं ना कई बार। भले ही आज नहीं, 6 महीने बाद में लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, आप अच्छी बात है। लेकिन एक बात समझ लेना कि वो जो क्षायिक सम्यक दर्शन मिलता है, ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास में पहले क्षयोपशम हो। ख्याल में आ रही है बात? जिनके पास में क्षयोपशम हो उनको मिलता है। माने साहब आपको लाइसेंस लेना है लाइफ में पहली बार, तो क्या करें? बोला लर्निंग मिलेगा। बोला लर्निंग का को लूंगा, मैं तो परमानेंट लूंगा। क्या? बोले नहीं, परमानेंट मिलने के पहले लर्निंग मिलता है। क्या? लेना पड़ता है। बिना लर्निंग के परमानेंट नहीं मिलता है। तो बोले क्षयोपशम जरूरी है। जिसके पास में वो पूछेंगे क्षायिक सम्यक दर्शन के पहले, तुम्हारे पास में क्षयोपशम सम्यक दर्शन है या नहीं है? बोले क्षयोपशम तो नहीं है। बोले क्षायिक नहीं मिलेगा तुम्हारे को, पहले क्षयोपशम लो। क्या? अच्छा क्षयोपशम, चलो कोई बात नहीं, अब ये क्षयोपशम इतना जरूरी है तो पहले क्षयोपशम ले लेंगे। क्या? तो साहब ठीक है क्षयोपशम ले लेते हैं, आप कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो क्षयोपशम ले लेते हैं। लेकिन सुनो भाई, क्षयोपशम लेने के लिए उसके लिए भी पहले जरूरी है। क्या? किताब अब आपने कहा लर्निंग लेना जरूरी है, तो लर्निंग तो दे दो कि तुम्हारी उम्र कितनी है पहले ये बताओ। कि अभी तो 12 साल का हूं, बोले लर्निंग भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? माने लर्निंग लेने के लिए भी तो चाहिए योग्यता। माने क्षयोपशम सम्यक दर्शन के लिए भी तो योग्यता चाहिए। बोले वो क्या है? बोले उपशम चाहिए। अरे यार, तो आप मतलब उपशम लेना पड़ेगा हमारे को? हाँ जी बिल्कुल। तो ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन पूर्वक क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है, क्षयोपशम पूर्वक क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, और क्षायिक सम्यक दर्शन पूर्वक मुक्ति होती है, मोक्ष होता है। कहने का मतलब यह है कि सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है, और उसमें भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को औपशमिक सम्यक दर्शन फर्स्ट स्टेप है,
और औपशमिक सम्यक दर्शन होता है करण लब्धि पूर्वक, और करण लब्धि होती है प्रायोग्य लब्धि पूर्वक, और प्रायोग्य लब्धि होती है देशना लब्धि पूर्वक, और देशना लब्धि होती है क्षयोपशम और विशुद्धि पूर्वक। क्या तो इसलिए ये जितनी रामायण अभी चल रही है, जितनी चर्चा हम पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं, ये सारी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये इस स्टेप से काम होगा। अब ये सारी चर्चा को सुनकर कोई व्यक्ति अपना माथा पकड़ लेवे, सम्यक दर्शन तो बहुत कठिन है भैया, ने बहुत टेढ़ी खीर है, इतना सब काम करना पड़ेगा, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर टोडरमल जी कहते हैं तू क्यों दिमाग लगाता है, सब अपने आप हो जाएगा, तू तो अपना काम कर, ये सारा काम अपने आप हो जाएगा। कि साहब अब विशुद्धि हुई कि नहीं हुई, अब देश ना, तू तो बीज डाल और काम कर, खाद डाल, पानी डाल, कि साहब फिर उगेगा कि नहीं, फिर बढ़ेगा कि नहीं, फिर फसल लगेगी कि नहीं है, फिर अनाज मिलेगा कि नहीं, धान्य मिलेगा कि नहीं, काम संपन्न होगा कि नहीं, पैसा कमाऊंगा कि नहीं, पेट भरेगा कि नहीं। तू क्या पागलपन की बात कर रहा है, तू तो अपना काम कर, कुदरत स्वयं कर देगी। बिल्कुल ऐसी स्थिति है। तो इस तरह से अपन ने यहाँ इस पूरी बात को क्षयोपशम के लेवल पर, क्षयोपशम लब्धि को हमने जितना संभव हो सकता था उतना समझाने का प्रयत्न किया है। और यदि अभी भी समझ में नहीं आया हो तो समझ लेना चाहिए कि इतना क्षयोपशम अभी शायद लगता नहीं है। अभी शायद ऐसा समझ लीजिए, सर्वघाती कर्म प्रकृतियों के, देशघाती कर्म प्रकृतियों के देशघाती स्पर्धकों का जो उदय है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा तीव्र है, इसलिए ये बात समझ में नहीं आ पा रही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी। फिर भी यदि नहीं समझ में आई हो, दोबारा सुनना, थोड़ा सा समय निकालना, जिनवाणी की बातें हैं इनको समझने में अपने उपयोग को लगाना। जब कभी बिजनेस की कोई बातें समझ में नहीं आती है तो 4-4, 6-6 घंटा उनके बारे में मीटिंग करता है कोई डिसीजन लेने के लिए। अरे भोजन तक भूल जाता है, याद नहीं रहती है कि मैंने भोजन किया कि नहीं किया। और कोई यदि भोजन की बात कहने भी लगे तो पलट करके कहता है रहने दो, अभी बात मत करो, अभी ये काम जरूरी चल रहा है। ये इतना उत्साह होवे तब जा करके काम होता है भैया। तो बहुत उत्साह से आप इसको समझने का प्रयत्न करना, सब इन बातों को समझें और समझ करके अपनी विशुद्धि को बढ़ाएं। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ, कल और आगे बढ़ेंगे। अभी ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने में